हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका हमारे यूज्ड कार सीरीज सेकंड हैंड सवारी के 5वें एपिसोड के अंदर, जहां मैं आपसे बात करूंगा दो मोस्ट कॉमन स्कैम्स जो यूज्ड कार इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हैं। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। इस वीडियो को मैं शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, लेकिन जो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कोई डिस्कशन चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे स्पेयर व्हील ऑफिशियल के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ मैं मोस्ट लोगों को जवाब दे ही देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ओडोमीटर स्कैम की। एंड आपको नाम से पता लग गया होगा कि ओडोमीटर स्कैम इज रिलेटेड विद ओडोमीटर टेम्परिंग। अब ओडोमीटर टेम्परिंग क्या होती है? जो लोग गाड़ी की एज को छुपाना चाहते हैं वो ओडोमीटर के रनिंग को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। यानी अगर गाड़ी चली है 1.5 लाख किलोमीटर तो उसको पीछे करके 80,000 कर दिया। दो कारण से। पहली बात तो उससे उनको लगता है कि गाड़ी हमारी नई जैसी हो जाएगी, लोगों को लगेगा कि ये गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है। एंड दूसरी चीज़, 1 लाख नंबर ऑलरेडी एक ऐसा फिगर होता है जहां लोगों को लगता है कि गाड़ी का मेजर खर्चा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों के अंदर 1 लाख किलोमीटर के आसपास टाइमिंग बेल्ट्स वगैरह चेंज होती है जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। नाउ इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन स्टिल काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ों से बचते हैं। अब जिन लोगों ने तो मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल लिए होंगे ओडोमीटर स्कैम से बचने के लिए, लेकिन स्टिल जो लोग स्पेसिफिक ओडोमीटर के बारे में ही जानना चाहते हैं, देखो कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना आज की डेट में जो ओडोमीटर टेम्परिंग को पकड़ सके। इट इज़ अ जेन्युइन थिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, हम मीटर को देख के बता देंगे। ऐसा नहीं होता। डिजिटल मीटर्स को पीछे करना बहुत ज़्यादा ईजी है। हर गाड़ी में अब डिजिटल मीटर आता है, तो इनको पकड़ना है इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ गाड़ियों के अंदर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मीटर खुला हुआ है तो उसके निशान मुझे देखने को मिल रहे हैं कि मीटर निकाला गया है बाहर। दैट इज़ अ वाइज पॉइंट। यस, आप उस चीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो तो आप शायद ओडोमीटर टेम्पर तक पहुँच सकते हो, यानी गाड़ी पे शक करके। बट अदर दैन दैट इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप किसी गाड़ी को देख के बता पाओ कि इसका ओडोमीटर पीछे किया गया है। अब ओडोमीटर टेम्परिंग से गाड़ी की एज छुपा तो सकते हैं, लेकिन उसकी एज को प्रैक्टिकली कम नहीं कर सकते। यानी गाड़ी के ओवर द टाइम जो उस पर निशान रहेंगे या जो उस पर इफेक्ट रहेगा गाड़ी के ऊपर, बेसिकली वो ओवर द टाइम बढ़ता ही है, वो कम नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर पार्ट रिप्लेस ही हो जाए। तो ओडोमीटर टेम्परिंग के बावजूद वो चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। एंड अगर आप एक बाज की नज़र लेकर चलोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये गाड़ी ओडोमीटर से मैच हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो शायद इस गाड़ी का ओडोमीटर पीछे किया गया है। अब सबसे जो मोस्ट कॉमन चीज़ होती है वो होता है गाड़ी का स्टीयरिंग, जहाँ सबसे ज़्यादा हाथ लगते हैं। एंड देन दूसरी जगह पे आ जाता है गियर लीवर एंड डोर, एंड इसके बाद आ जाते हैं आपके पेडल्स। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी को ड्राइव करता हूँ, साइडों पे कम बैठता हूँ, तो मेरा इस एरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। एंड वैसे भी आप कोई भी गाड़ी ले लो, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सीट ड्राइवर सीट ही है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा निशान मिल जाएंगे ओडोमीटर टेम्परिंग के, यानी क्लूज मिल जाएंगे, नॉट निशान, क्लू इन द सेंस अगर आपका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा घिस रखा है, यानी उसकी अगर रबड़ उतारने पे आ रखी है, समटाइम्स ऐसा होता है, मेरी इंडिका में था ऐसे। इसके अलावा अगर आपका गियर लीवर है वो शाइनी एकदम गंजे की तरह चमक रहा है, राइट, जहाँ पर ड्राइवर साइड के ऊपर जहाँ पे आप हाथ रखते हो वहाँ पर थोड़ा सा एरिया प्लेन हो चुका है। अगर वो प्लास्टिक है तो वो प्लेन हो चुका है, अगर वो लेदर है तो वो काफ़ी ज़्यादा दब रखा है। एंड देन आपके जो पैडल्स हैं उसकी जो रबड़ है या तो वो ख़त्म हो जाएंगी। मेरी इंडिका में तो ऐसा था कि जो पैडल्स थे वो यूज़ कर करके आफ्टर 270 किलोमीटर्स 2,70,000 किलोमीटर्स यूज़ कर करके वो गाड़ी के जो पैडल्स थे वो एकदम चमक गए थे, शाइनी हो गए थे। वो ऐसे कि जैसे अभी उसको मैंने सैंड पेपर से क्लीन करवाया हो। तो इट वॉज डैट गुड, आई मीन डैट शाइनी। एंड अगर आपको ऐसे निशान या ऐसे क्लूज आपको किसी गाड़ी में दिखते हैं जिसका ओडोमीटर दिखा रहा है सिर्फ 50,000 किलोमीटर, तो दैट इज़ अ स्कैम। ओडोमीटर अगर 80-90 हज़ार पे पहुंच जाता है तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें दिखनी थोड़ी ज़्यादा एविडेंट हो जाती हैं। यूजुअली 50-60 हज़ार किलोमीटर के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो दिस इज सम। एक दूसरी चीज़ आपको चेक करनी चाहिए जब भी आप ओडोमीटर के बारे में ही रिसर्च कर रहे हो कि गाड़ी की टाइमिंग बेल्ट वगैरह किस तरह से काम कर रही है। एंड मोस्ट इंजन्स के अंदर ना टाइमिंग बेल्ट को देखना थोड़ा ईजी ही रहता है। छोटा सा कवर होता है, उसको आप हटाओगे तो आप देख पाओगे टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन। कोई भी आप गाड़ी ले रहे हो, अगर वो 1 लाख किलोमीटर के आसपास है या इवन अगर वो कम पे भी है ना, तो इन चीज़ों को ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये होते हैं वियर एंड टियर वाले पार्ट जिसके ऊपर यूजुअली लोग सर्विस नहीं करते हैं। तो अगर आप टाइमिंग बेल्ट या अल्टरनेटर की बेल्ट से अगर आप इन सब चीज़ों को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। खासकर टाइमिंग बेल्ट, अल्टरनेटर की बेल्ट मेरे ख्याल से बहुत सारी गाड़ियों के अंदर 50,000 पे चेंज हो जाती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, हालांकि वो भी चेंज होती रहे समय पे तो अच्छा है। अदरवाइज कई बार अल्टरनेटर ख़राब हो जाता है, गाड़ी का लॉक हो जाता है एक तरह से कह लो। तो दैट्स दी ओडोमीटर थिंग। आपको कोई भी गाड़ी आप देखने जा रहे हो उसकी चाल को ध्यान से समझना है आपने, और आपने वियर एंड टियर के निशान हर तरफ देखने हैं। आपकी सीट्स भी घिस जाती हैं, आपका जो कुशन है वो अंदर हो जाता है बहुत पुरानी गाड़ी के अंदर। एंड ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। मेरे को नहीं लगता कि मास मार्केट के अंदर आपको ऐसी गाड़ियाँ मिलती हैं जिनकी सीट्स समय के साथ अंदर ना हो। तो अगर आप एक गाड़ी देख रहे हो जो एक्चुअल में 1 लाख किलोमीटर चली हुई है ना, तो वो आपको 1 लाख किलोमीटर वाली महसूस होगी।
अगर उसका ओडोमीटर 20,000 रुपये का रखा है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी 1.5 लाख चला के 30,000 करके बेच देते हैं, वो गाड़ियाँ बिक भी जाती हैं। तो ये चीज़ों को आपने समझना है। एक और चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, टायर्स पर ध्यान देना है। अब थिंक अबाउट इट, एक बहुत लॉजिकल सी बात है कि आमतौर पर जो गाड़ी के टायर होते हैं ना, वो 60-70 हज़ार किलोमीटर चल जाते हैं। तो अगर कोई गाड़ी है जिसके टायर नए लग रखे हैं और वो गाड़ी मीटर के ऊपर सिर्फ 40-50 हज़ार किलोमीटर है, नए आपको कैसे पता चलेंगे? बेसिकली अगर गाड़ी आपकी है 2015 मॉडल, टायर आपके डले हुए हैं 2023 में या 22 में, तो आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लो कि वो गाड़ी 50,000-60 हज़ार नहीं चली हुई है, राइट? वो गाड़ी ज़्यादा ही चली हुई है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो गाड़ी की एज की वजह से उसके टायर चेंज करवा दे, अदरवाइज़ मैंने ऐसे लोग ज़्यादा नहीं देखे हैं। वो होता है यूजुअली 10 साल के बाद की गाड़ी सिर्फ 30,000 किलोमीटर चली है, राइट? एंड कंपनी रिकॉर्ड में उसका सारा सही बोलता है, लेकिन टायर की रबड़ सूखनी शुरू हो गई तो टायर बदलवा दी है। अदरवाइज़ अगर कोई गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है, यूसेज में आ रही है, तो लोग उसके टायर चेंज कराएंगे ही कराएंगे। एंड ओडोमीटर के साथ आप पुराने टायर वापस नहीं लेके आ सकते। तो ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं। देन जो गाड़ी के बुशेज़ होंगे वो आपको पता चल जाएगा देखकर। अगर कोई गाड़ी ज़्यादा चूचू कर रही है, राइट? चूचू इन द सेंस कि जो उसके बुशेज़ में चूचू होता है, इंडिका और सेंट्रो वाला चूचू नहीं। तो कई बार जो उसके बुशेज़ होते हैं वो थोड़े रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। एंड वैसे तो ये विंटर्स में होता है बहुत सारी गाड़ियों के अंदर, लेकिन ये नई गाड़ी में ईजिली नहीं होता है। तो अगर कोई गाड़ी के बुशेज़ सारे के सारे ख़राब है, जो सस्पेंशन में बुश लगे होते हैं वो सब आवाज़ें कर रहे हैं, उसके अलावा गाड़ी के अंदर की जो मेंटेनेंस है आपको उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रही, लेकिन गाड़ी आपकी 50-60 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा लो। मैं बार बार 50-60 हज़ार किलोमीटर की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये एक बहुत ही स्वीट स्पॉट होता है 50-60-70 हज़ार किलोमीटर वाला, जहाँ पर गाड़ी 1 लाख से भी दूर रहती है और आपके इनिशियल किलोमीटर से थोड़ा सा आगे आ जाती है, ताकि जो मतलब होता क्या, बेसिकली बायर, जितने भी बायर हैं ना, वो ढूंढते हैं कि मुझे मीडियम सी गाड़ी मिल जाए। ज़्यादा नहीं होगी तो मुझे ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, ज़्यादा पुरानी होगी तो मेंटेनेंस का खर्चा निकल सकता है। तो 50-60 हज़ार वाली किलोमीटर की रेंज में देख लेता हूँ। एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल 1 लाख किलोमीटर से सीधा नीचे लेकर आते हैं, तो 70-80-60 हज़ार पे ले आते हैं गाड़ी को। तो ये एक टारगेटेड सेगमेंट है इस चीज़ का। तो जब भी आपने किसी यूज्ड गाड़ी को देखना है, आपने ओडोमीटर के साथ में गाड़ी की एज को ज़रूर कंपेयर करना है, साइड बाय साइड एवरीथिंग। अंदाज़ा लगा के चले कि इस गाड़ी का इतने किलोमीटर्स के अंदर ये हाल हो रखा है। एंड देन मैं हमेशा कहता हूँ मल्टीपल कार्स को ट्राई कीजिए। हो सकता है आपको मिले कि कोई गाड़ी जो 50 हज़ार चली है वो अंदर से एकदम ज़बरदस्त शाइनी है, एंड ऑन दी अदर हैंड कोई गाड़ी शायद आपको ऐसी मिले जो 55-60 हज़ार चली है, अंदर से कबाड़ हो रखा है उस गाड़ी का। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 55-60 वाली गाड़ी नहीं है, ये मेरे ख्याल से 1,55,000-1,60 हज़ार वाली गाड़ी है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ओडोमीटर वाली गाड़ी कौन सी है और आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, सर्विस हिस्ट्री गाड़ी की ज़रूर चेक करें। एंड यहाँ पे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ। आई थिंक 2 साल पहले या 1 साल पहले, आई डोंट नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, 21 या 22 में मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली में एक गाड़ी देखने गया था, विच वॉज क्रेटा 2017 मॉडल आई गेस। एंड वो 2017 जो क्रेटा मॉडल था उसके अंदर हमने क्या देखा, गाड़ी की कंडीशन काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है। पेंट वगैरह भी गाड़ी का ऑलमोस्ट ठीक ठाक था, एक आधा पैनल दोबारा पेंट हो रखा था थोड़े गंदे तरीके से। अदर दैन डैट गाड़ी देखने में और चलाने में ऑलमोस्ट ठीक लग रही थी मुझे। ऑलमोस्ट का मतलब क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा था जो गाड़ी में परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वो ऐसी चीज़ें थी जिनको इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन हमने क्या किया, हमको लगा इग्नोर करना अच्छा नहीं है, काम करते हैं, हम गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। तो गाड़ी चली थी 2017 क्रेटा डीजल 60 हज़ार किलोमीटर, और आई थिंक वो 22 में हमने चेक किया था। तो 60 हज़ार किलोमीटर गाड़ी का ओडोमीटर था। एंड जब हमने गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री मंगाई तो गाड़ी Hyundai के अंदर चली थी सिर्फ 57 हज़ार किलोमीटर, 57,000 किलोमीटर वो गाड़ी Hyundai में चली थी। तो ऑन पेपर या ऐसे देखने में आपको लगेगा कि शायद ये तो चलो ठीक है, कंपनी के अंदर 57,000 चली है एंड हमारे पास अभी 60 हज़ार पे खड़ी हुई है, यानी बंदे ने रिसेंटली सर्विस कराई है और गाड़ी हमको बेच रहा है। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अनटिल एंड अनलेस अगर आप उसकी डिटेल में जाओ। हम उसकी डिटेल में गए तो हमने देखा कि गाड़ी किसी लेडी के नाम पर है और गाड़ी की आखिरी सर्विस 57,000 वाली हुई थी 2019 के अंदर, यानी वो गाड़ी पहले 2 साल के अंदर 57,000 किलोमीटर चल गई, प्लस गाड़ी किसी लेडी की थी। हमको कोई बंदा गाड़ी बेच रहा था अपनी गाड़ी बताकर, एंड देन वो गाड़ी 60 हज़ार चली हुई थी। तो क्या 2019 से लेकर 2022 तक गाड़ी सिर्फ 3,000 किलोमीटर चली? तो यहाँ से हमारा शक यकीन में बदल गया। इससे पहले हमें शक क्यों था, क्योंकि गाड़ी के चारों टायर अलग अलग थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हमने देखी तो हमको ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि आपके टायर भी अलग हैं, आपके शायद शीशे के ऊपर डेट्स भी शायद अलग अलग आ रही हैं गाड़ी के ऊपर, है ना, कि पिछला खिड़की का शीशा कुछ और बता रहा है, अगला शीशा कुछ और बता रहा है। उसके अलावा आपकी सर्विस के साथ डेट भी कोई प्रॉपर मैच नहीं हो रही। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये गाड़ी के साथ ओडोमीटर स्कैम हुआ है। एंड यहीं पर आपको पता चल जाएगा दूसरे स्कैम के बारे में कि ये पर्टिकुलर क्रेटा फर्स्ट ओनर की गाड़ी भी नहीं है। तो जो दूसरे स्कैम की मैं बात करना चाहता हूँ, डैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ओनर स्कैम। एंड ये स्कैम भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। एंड
अगर आप इंटरनेट पे कोई भी गाड़ी देखते हो तो उस गाड़ी के रेट को अच्छा करने के लिए लिखा होता है फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर स्कैम बेसिकली क्या चीज़ होती है, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आप गाड़ी की आरसी देखते हो तो आरसी के ऊपर ऑनर का नंबर लिखा होता है। यानी मेरे पिताजी के पास हैरियर है तो उस आरसी पे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है नंबर 1। अब वो गाड़ी किसी को बेचेंगे तो लीगल तरीका ये है कि जब वो बंदा हैरियर को अपने नाम पे ट्रांसफर कराएगा तो आरसी के ऊपर 2 लिखा जाएगा। लेकिन जब आरसी पे 2 लिखा जाएगा तो गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। उसका कारण क्या है, अब खुद समझिए। अगर आप एक सेकंड हैंड इनोवा लेने जाते हैं, आपका बजट 10 लाख रुपए के आसपास है एंड आपको 2 गाड़ियां मिलती हैं। एक गाड़ी है थोड़ी सी मिंट कंडीशन है, डिसेंट सी कंडीशन है, आरसी पे लिखा हुआ है नंबर ऑनर 1, एंड ऑन दी अदर हैंड आप एक दूसरी गाड़ी देखते हो जो बहुत ज़्यादा चमचमा रही है लेकिन आरसी पे लिखा हुआ है नंबर 2 या नंबर 3, तो आप समझ जाओगे कि ये गाड़ी ऑलरेडी 1 या 2 या 3 लोगों के हाथ से चल के आ रखी है। तो ऐसे केस में आप प्रेफर क्या करोगे कि शाइनी गाड़ी को जाने देते हैं, जो मिंट कंडीशन गाड़ी है लेकिन ओनर पहला है, हम उससे गाड़ी खरीदते हैं क्योंकि इन चीज़ों को ठीक कराने में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और देन मैं बाय डिफॉल्ट सेकंड ओनर बन जाऊंगा। तो गाड़ी की रीसेल थोड़ी सी बेटर रहेगी कंपेयर टू अदर कार। तो होता यह है कि जैसे जैसे ओनर गाड़ी के बढ़ते हैं गाड़ी की रीसेल कम हो जाती है एंड इस रीसेल को बचा के रखने के लिए बहुत सारे ओनर फर्स्ट ओनर स्कैम करते हैं। एंड इस स्कैम के अंदर गाड़ी को बेसिकली ट्रांसफर नहीं किया जाता, सिर्फ एक एफिडेविट बनवाकर पहले ओनर को दे दिया जाता है कि अब आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई है, गाड़ी मेरे पास है, आप इस चीज़ की टेंशन मत लो। एंड बहुत सारे ओनर्स भी ऐसे हैं जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जो जिनका मेजर कसूर है, जिनकी वजह से स्कैम हो रहा है, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो कहते हैं मुझे क्या लेना देना, मेरे पास एक एफिडेविट आ गया है तो आई डू नॉट केयर अबाउट दिस। अब उसको चालान होगा या कोई पुलिस केस होगा गाड़ी के ऊपर तो मैं इस चीज़ से बाहर हूँ क्योंकि मेरे पास एफिडेविट है। बट रियलिटी में हो ये रहा है कि अगर कोई इंसान अपनी गाड़ी बेच देता है किसी दूसरे बंदे को जो उसको ट्रांसफर नहीं करवाता है तो उस गाड़ी का वो रगड़ के यूज़ करता है एंड देन उसको बेचने जाता है एज अ फर्स्ट ओनर। एंड ये चीज़ OLX एंड फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर कॉमन होती जा रही है, लेकिन जहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, वाइड स्प्रेड है, वो है डीलर्स के पास। आप किसी भी डीलर का वीडियो उठा के देख लो, वो आपको बोलेगा भाई साहब ये गाड़ी ऑडी है और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये जैगवार खड़ी है फर्स्ट ओनर, ये टोयोटा फर्स्ट ओनर, होंडा सिटी फर्स्ट ओनर, ऑल्टो भैया फर्स्ट ओनर, 1 नंबर ओनर है गाड़ी का और 1 नंबर गाड़ी है हमारे पास। हर डीलर के पास फर्स्ट ओनर गाड़ी कहाँ से आ रही है? एक बात मैं समझ सकता हूँ कि इन लोगों का एलीट सर्कल बन रखा है जो हर बार नई गाड़ी लेते हैं और इन डीलर्स को बेच देते हैं। लेकिन कोई तो दुनिया में ऐसा होगा जो इन डीलर को आके सेकंड ओनर गाड़ी बेच रहा होगा, क्योंकि सेकंड ओनर गाड़ी में भी तो मार्जिन होता है। डीलर मार्जिन के लिए काम कर रहा है। अगर मैं एक डीलर हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता गाड़ी के कितने ओनर है। अगर मुझे लगता है कि ये गाड़ी मैं 2 लाख की लेकर 220 या 230 की बेच सकता हूं तो मैं बेचूंगा। लेकिन इसके बावजूद किसी भी डीलर के पास OLX, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको सेकंड ओनर गाड़ी नहीं मिलती है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत सारे डीलर्स ऐसे होते हैं जो आपको बाय बैक ऑफर करते हैं। बाय बैक यानी आप उनसे गाड़ी लेकर जाओ, आप 6 महीने चला के रखो, वो आपके साथ कोई एग्रीमेंट बनाएंगे कि 6 महीने में आपने इतना चलाना है और इतना पैसा काट के मैं आपको गाड़ी वापस आपसे ले लूँगा। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे डीलर गाड़ी को ट्रांसफ़र करने के लिए कंपेल नहीं करते, क्योंकि अगर मैं गाड़ी को बाय बैक के तौर पे बेच रहा हूँ, यानी मैं एक डीलर हूँ, आप मेरे से स्विफ्ट लेने आए हो और अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 महीने बाद मुझे स्विफ्ट वापस कर देना, तो अगर इस दौरान आपने गाड़ी अपने नाम पे करा ली तो आपके लिए भी रीसेल टूट जाएगी और मेरे लिए भी रीसेल टूट जाएगी, तो दोनों का नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए बहुत सारे शेडी डीलर्स मार्केट में ऐसे बैठ रखे हैं जो आपको आरसी ट्रांसफ़र करने पर कंपेल नहीं करते। इनफैक्ट कह देते हैं भाई साहब ले जाओ, चला के वापस कर देना। एंड जब कोई भोला बंदा आपके जैसा वहाँ जाता है सेम स्विफ्ट को देखने, तो आपको बताया जाता है कि ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, क्योंकि आप एक आम इंसान हो, एक मिडिल क्लास आदमी रोज रोज गाड़ी को चेंज नहीं कर सकता जैसे ये छपरी लोग करते हैं या ये जो यूट्यूबर्स हैं वो करते हैं। एक आम इंसान गाड़ी लेता है, वो कहता है अगर गाड़ी के साथ पीस ऑफ माइंड आता है तो मुझे चेंज नहीं करनी। लेकिन जो छपरी लोग हैं वो बदलते रहते हैं और वहाँ से पैसा चलाने के लिए डीलर्स के पास बायबैक का बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो जो डीलर आपको बायबैक ऑफर कर रहे हैं, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि उनसे तो गाड़ी लेने जाया ही मत करो, ठीक है, क्योंकि कौन सी गाड़ी उनके पास वापस आ रखी है आपको कभी पता नहीं चलेगा। हर चीज़ का हमारे देश के अंदर कागज बनाया जा सकता है, आपको बायबैक वाली गाड़ी कभी पता नहीं लगेगी, ठीक है। तो डीलर वो वाला चूज़ करो जो बायबैक ऑप्शन आपको ना दे रहा हो। मेरे ख्याल से ऐसा, मतलब ये मेरा पर्सनल वो है, ओपिनियन है। आई एम नॉट सेइंग कि ये एकदम सही तरीका है, राइट, क्योंकि डीलर भाई साहब हर बंदा कमाने के लिए बैठा है, कोई सेवा करने के लिए नहीं बैठा। लेकिन सही डीलर चुनने से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको गाड़ियों की समझ हो। एंड मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, कोई भी गाड़ी लेने से पहले उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करें। सबसे पहले तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप गाड़ी डीलर से नहीं किसी ओनर से खरीद रहे हो। अगर आपको डायरेक्ट ओनर मिल जाता है तो अपने आप को धनी समझो आप कि आपको साक्षात ओनर ही मिल गया है जिसकी वो गाड़ी थी। एंड हमेशा उस ओनर का आधार कार्ड, आरसी वगैरह पे नाम, वो सब कुछ चेक करें ध्यान से। जो भी लोग कहते हैं ये चाचा की गाड़ी है, मामा की गाड़ी है, मैं इसका केयर टेकर हूँ, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, ये पत्नी की गाड़ी है, मेरे ये बुआ की गाड़ी है, जो भी ऐसे लोग हैं उनसे दूर रहो। अगर वो प्रूफ और वो बंदे को प्रेजेंट कर पाते हैं कि ये मेरे पापा की गाड़ी है
और मैं आपको अपने पापा से मिलवा दूंगा, उसके बाद आप गाड़ी खरीद लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मेरे मामा की गाड़ी है, मामा आपसे कुछ बात करेंगे फिर आपको वो गाड़ी देंगे। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है बीच में जहाँ पर आप ओनर से मिल पा रहे हो, उसको देख पा रहे हो, तभी आपने गाड़ी लेनी है, अदरवाइज़ आपने फर्स्ट ओनर की बात सुन के गाड़ी नहीं लेनी है। एंड ये चीज़ भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ हम होंडा सिविक देखने गए थे, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बात करी। एंड लिटरली मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसको तो चलो ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं थी, उसने गाड़ी देखी, पसंद करी, अच्छा लगा, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया। हमारी गलती की वजह से, मतलब मेरी गलती आप कह लो, मेरी गलती की वजह से हमने वो गाड़ी खरीद ली। बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि उस गाड़ी का ओनर इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत मुश्किल से हमने कोई ऐसा बायर ढूंढा जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहता कि मुझे कोई इशू नहीं है, मैं गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफ़र करा लूँगा, मुझे गाड़ी को रखना है। तो उस बंदे ने फिर गाड़ी ली, लेकिन चलो हमको डिसेंट से पैसे मिल गए वापस, ऑलमोस्ट सिमिलर पैसा हमारा वापस हो गया। आई थिंक हमारा कोई ज़्यादा नुकसान हुआ ही नहीं, मतलब मे बी 3-4-5 हज़ार का नुकसान हुआ होगा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बट गलती किसी से भी हो जाती है, तो अपनी आँख और कान हमेशा खुले रखें जब आप कोई गाड़ी देखने जा रहे हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना दिमाग खुला रखें। किसी भी गाड़ी को देखकर वहाँ मतलब बिच नहीं जाना है, वहाँ पे ना पिघल नहीं जाना है कि यार ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है, यही लेनी है मैंने, क्योंकि हमसे यही गलती हुई थी। हमने जब देखी वो गाड़ी, तो वो ऐसी गाड़ी थी जो मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैं गाड़ी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब हम गाड़ी के अंदर बैठे तो सारे फीचर उस गाड़ी के चल रहे थे। छोटी मोटी जगह के ऊपर ना पेंट उतर रखा था, तो वो हमको लिटरली फील हुआ कि ये गाड़ी की क्वालिटी ऐसी है, तो हमने ओडोमीटर पे शक नहीं किया। लेकिन जब हमको बाद में रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी किसी और की है, बंदा है ही नहीं दुनिया में, और हमको कोई और बंदा बेच गया गाड़ी, तो फिर हमारे मन में भी बात है कि मे बी इस गाड़ी के साथ भी ओडोमीटर स्कैम हो रखा है, लेकिन तब तक हम स्कैम का शिकार हो चुके थे। वो तो अच्छा हुआ कि हमको बाद में एक बंदा मिल गया जिसने उस गाड़ी को अपना लिया, अदरवाइज़ वो शायद गाड़ी हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी बन जाती भयंकर वाली, क्योंकि आरटीओ डेड पर्सन की गाड़ी को इजीली ट्रांसफ़र नहीं करता। एंड पिछले वीडियो में अंदर मैंने बताया था कि आपको साथ में कोई ना कोई ब्लड रिलेटिव आपको चाहिए होता है, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो पेरेंट्स हो, आपके मीन्स की उस पर्सन की जिसकी गाड़ी है जो इस दुनिया में नहीं है। तो डैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो फर्स्ट ओनर स्कैम या ओडोमीटर स्कैम में ना फंसें। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। जब मैं देखता हूँ कि कोई बंदा फर्स्ट ओनर स्कैम में फंस गया, यानी फर्स्ट ओनर की गाड़ी लेकर आया और गाड़ी की हाल ख़राब है, गाड़ी कबाड़ा रखी है, आपको लिटरली कभी पता नहीं चलेगा कि गाड़ी के पहले कितने ओनर थे। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी बिना ट्रांसफर के ऐसे चलती जा रही है। एक और बात आपसे शेयर करता हूँ, मेरे पिताजी की पहली गाड़ी थी मारुति 800 और वो उस गाड़ी के 11वें ओनर थे। एंड आरसी के ऊपर बाकायदा 10 ओनर्स के नाम लिखे हुए थे। तो ये चलो मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करोगे तो एटलीस्ट आपको तसल्ली तो रहेगी। यार मैं कहता हूँ 4th ओनर गाड़ी ले लो, पर आपको पता तो रहेगा ना कि आप चौथे ओनर हो, उससे पहले कौन कौन था इसका ओनर। अगर आप बैक टू बैक जाके देखोगे ना तो आप उसको ट्रेस भी कर पाओगे। एंड देन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सच गाड़ियों के साथ जुड़े होते हैं। बहुत से स्कैम ऐसे होते हैं जो शायद आपको और मेरे जैसे लोगों को कभी पता भी नहीं चलेंगे, लेकिन जिन स्कैम्स को हम समझ सकते हैं, मेरे को लगता है उनसे हमें बच के ज़रूर रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।